Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to study Dying Declaration जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 में दी गई है। A dying declaration is considered credible and trustworthy evidence based upon the general beliefs that most people who know that they are about to die do not lie। दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ही भरोसे का एविडेंस माना जाता है। इसकी सच्चाई बहुत ज़्यादा मानी जाती है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि मरते वक्त कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम नीमो मॉरिशस प्रिजमुंटर मेंट्री। इस मैक्सिम का मतलब है कि अ मैन विल नॉट मर विथ लाई ऑन हिज माउथ, मतलब मरने के बाद जब अपने लॉर्ड के पास जाएगा तो झूठी ज़बान से वो उनका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए जो इंसान है मरने से पहले हमेशा सच्ची बात बोलकर मरता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। राम ने श्याम से पैसा लिया था 1 लाख रुपया। तो अब राम बोलता है कि ठीक है, तुम वो पैसे लेने के लिए 10 तारीख को आ जाना फला जगह पे। तो अब श्याम तैयार होकर सूट बूट पहनकर सुबह सुबह अपने वाइफ को सारी कथा बताता है कि हाँ, मेरा जो फ्रेंड राम है वो मुझे पैसे लेने के लिए बुलाया है, क्योंकि उसने मुझे 6 महीने पहले 1 लाख रुपए मुझसे उधार लिया था, वो मुझे देने वाला है। वाइफ भी बोलती है अच्छा ठीक है भाई जाओ। वो चला जाता है, लेकिन जैसे वो पैसे लेने के लिए जाता है राम उसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर जो वाइफ है उसे तो सारा इंसिडेंट पता है, डाइंग डिक्लेरेशन पता है कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा था, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में एडमिसिबल है। तो अब यहाँ पर हमारा इंडियन लॉ आता है, ठीक है। अब इंडियन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इंसान ज़ख्मी है, जल गया हो या मरने की हालत में हो, लेकिन उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं है भी या नहीं, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मरने को रेडी है या नहीं है रेडी, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई डिक्लेरेशन देता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो डेथ बेड पे है, वो ऐसी स्थिति पे है जहाँ पर वो मर सकता है। तो मरने से पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता है। अब दोस्तों, इंग्लिश लॉ में इस चीज़ को बहुत ज़ोर दिया जाता है कि जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उस वक्त उसको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मरने की, मतलब उसको लगता होगा कि अब कोई चांस नहीं है कि वो बच सके। तो इंग्लिश लॉ में जो जूरिस्ट्स हैं उनका कहना है, वो कमेंट करते हैं कि क्योंकि तभी तो ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि हाँ उसकी ज़िंदगी के सारे होप ख़त्म हो चुके हैं, तभी तो हम उसके स्टेटमेंट को मान सकते हैं कि हाँ ये सही है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बच जाए तो मे बी वो झूठ बोल सकता है। तो इंग्लिश लॉ के अंदर एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है और इंडियन लॉ के अंदर एक्सपेक्टेशन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया इंडियन लॉ के अंदर, कौन मारा, किसने क्या किया, ये मान लिया जाता है। समझ रहे हैं आप डिफरेंस दोनों के बीच में, इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे तो ये काफ़ी हैवी बन जाता है, ये केस काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कंडक्ट भी हो सकता है, मतलब कि इशारे से ही बता देना। तो एक केस है क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस में वो क्वीन है, उसके गर्दन के कुछ पार्ट्स कटे हुए थे जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो यहाँ पर क्वीन ने इशारे से बताया था अपने मुजरिम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ एडमिसिबल है कोर्ट में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लॉज 1। एक और केस है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, दैट इज़ आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में क्या हुआ था कि पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। तो पत्नी ने तो अपने दोनों बच्चों को बोला कि जाओ बेटा बाहर खेलो, और ख़ुद को किचन में बंद करके केरोसिन तेल डालकर आग लगा लेती है। पति भागा जाता है, उसको देखता है कि वो जल गई है, एम्बुलेंस बुलाता है, फटाक से हॉस्पिटल लेकर आता है। तो यहाँ पे क्या फैक्ट पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके डेथ का, क्योंकि वो खुद उसको हॉस्पिटल लेकर आया है। और कुछ सूत्रों से ये भी पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो काफ़ी बार अटेम्प्ट कर चुकी है सुसाइड का। तो ये कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। तो अब आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन है क्या। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।